बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और अहम दिन, और जो कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ और उस इंतखाब को वो जो कार्रवाई रही, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग रही, उसको आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। साथ ही इस सारी सूरत हाल को, इस कार्रवाई को, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, अदालत उज़्मा ने उसको मुअत्तल किया। उस रूलिंग को एक बार फिर हमजा शहबाज, एक ट्रस्टी वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जनाब वो अमानतन है और अभी उनके पास जो इख्तियारात उनके महदूद कर दिए गए हैं पीर तक के लिए। पीर को दोबारा यह कार्रवाई होगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब तक आईनी और कानूनी तौर के ऊपर इसकी जो तशरीह आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से जो इससे पहले सदारती रेफरेंस में तय कर ली गई थी, उसके ऊपर अब भी बहस और मुबाहिसा जारी है। यही सवालात उठाए जा रहे हैं कि आया जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इख्तियार है या फिर पार्टी सरबराह का इख्तियार है। और एक जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर अगर हम हुकूमती इत्तेहाद को देखें, मरियम नवाज साहबा जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, उन्होंने कहा जनाब के एक बार फिर जो है वो धोस, बदतमीजी, गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं और अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं और सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बहुत हो गया। दूसरी तरफ अगर आप असद उमर की बात करें जनाब, तो असद उमर साहब कहते हैं कि वजीर आला तो वो इंतखाब तो वो मानते ही नहीं उनको, हमजा शहबाज को, कि वो मुंतखब नहीं हुए। लेकिन अदालत उज़्मा की नज़र में वो कहते ही हैं कि उनके सामने कल जिसने इलेक्शन हारा वही अदालत के फैसले के मुताबिक 2 दिन निगरां वजीर आला भी रहेगा। तो ये मजमूई सूरत हाल है इस वक्त, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद हो या फिर अपोजिशन, दोनों ही इस सूरत हाल में खुश कोई ज्यादा नजर नहीं आता है। इस सारी सूरत हाल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आगे चल के, पाकिस्तान की जो सियासी जो मंजरनामा है उस पर क्या असर पड़ेगा ऐसी सूरत में, जबकि अगर यह फैसला हमजा शहबाज के हक में होता है तो भी, और अगर यह फैसला परवेज इलाही के हक में आ जाता है तो भी, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इसके असरात क्या होंगे। मिल बैठने की बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जो सियासी जमातें आपस में मिलकर बैठें, लेकिन एक तरफ जब बैठने की बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले यह कह चुके हैं और अब भी उसका मौक़िफ़ है कि वो उस वक्त तक साथ नहीं बैठेंगे जब तक मौजूदा हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात, आम इंतखाबात और जल्द अज जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करते, उसके बाद वो बैठने के लिए तैयार है। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या ये सियासी जमातें आपस में मिल बैठेंगी, बातचीत हो सकेगी, आम इंतखाबात की राह क्या हमवार होने जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो आम इंतखाबात की जो एक तरह से हम कह रहे हैं कि उसके बारे में बाज़गश्त हो रही है, वो किस हद तक आगे चल के जो है वो एक मनतकी अंजाम को पहुंचती है, और क्या आम इंतखाबात इसी साल हो सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जिसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे, और इस गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तजियाकार फवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन तजियाकार बिन सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फवाद साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। ये बात तो तय थी और कल ये हमने डिस्कस भी कर रहे थे जब हम अपनी इस ट्रांसमिशन न्यू टीवी पर कर रहे थे, ये बात आई सामने कि जो भी मामला होगा वो अदालत में जाएगा, वो चैलेंज होगा। एक बार फिर मामला अदालत में चला गया, हमजा शहबाज साहब एक बार फिर पहले वाली जो पोजीशन थी उस पुरानी पोजीशन पर बैक टू पॉइंट जीरो जो है वो दोबारा उसी के ऊपर आ गए। अब इस सूरत हाल को किस तरह से आप देखते हैं, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह होगा क्या? बहुत शुक्रिया फरीद। फरीद देखें, जो भी मामला होगा, लेकिन ये बात तो नज़र आ रही है, नविश्ता दीवार है, दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान महाजराई के एक और दौर में दाखिल होगा। ज़ाहिर है कि पंजाब की हुकूमत का मतलब है कि वफाकी हुकूमत मजबूत होगी, चलेगी नहीं चलेगी, पंजाब की हुकूमत यही फैसला करेगी कि इत्तेहादी हुकूमत कब तक अपना जो है वो वक्त मुकम्मल करेगी, कब इलेक्शन का ऐलान करेगी। तो पंजाब की हुकूमत ने ये तमाम चीज़ों को डिसाइड करना है। अब आज मरियम नवाज शरीफ साहबा का बयान और उससे पहले इमरान खान साहब का तर्ज अमल, दोनों ये बता रहे हैं कि आज मुस्लिम लीग नून के इस बयान के बाद महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून ने भी उसी रविश पे चलने का फैसला किया है, महाजराई की उस रविश पे चलने का फैसला किया है कि जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। यानी आप ये क्योंकि कह रहे हैं कि पहले से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर उनके अगेंस्ट में डिसीजन आ जाता है, यानी इन द फेवर ऑफ परवेज इलाही, तो वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। देखिए, दोनों पार्टियों ने ही नहीं मानना। अगर जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो इमरान खान साहब का तो एक माजी है, पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने तो फैसलों को किस तरीके से जो है वो मुस्तरद करना है, किस तरीके से उस पर एहतजाज करनी है। वो तस्वीरें भी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, लंदन से लेके इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लेके कराची तक लोगों ने देखी अपनी आंखों से किस तरीके से मोअज़्ज़ज़ अदली और मोअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला गया, किस तरीके से उनकी तस्वीरों के ऊपर एहतजाज के दौरान जो है वो नाजेबा
मामलात किए गए, नाजेबा चीजें की गई, ऐसी भी बहुत सारी चीजें थी जो कि नेशनल टीवी पे शायद बयान के काबिल ना हो। तो ये सारे मामलात हमने देखा कि इमरान खान साहब किस तरफ ले गए। उन्होंने तो डायरी के अंदर नाम भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे जी हाँ। कि जिन्होंने हमको जो है वो खींच कर बाहर निकालने का फरीदा अंजाम दिया। उसमें उन्होंने एक बात और की थी कि अदालत का नाम भी मेरे दिल पे लिखा है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। यानी कि अनोखा लाडला होता है ना आपके घर में, जो सबसे लाडला बच्चा होता है, उसके मुतालबात भी कुछ ऐसे ही होते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़कर, कौन से कानून और कौन से आइन और कौन से इंसाफ के बजाय वो अपने बाप से ही तवक्का रखता है कि जी सिर्फ मुझे जो है फैसिलिटेट किया जाए। तो यहाँ पर इमरान खान साहब की तो रवैया यही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून भी इस तरफ अगर चल पड़ेगी तो जाहिर है कि मुल्क के अंदर एक और नया ऐसा महाजराई का एक दौर शुरू हो जाएगा कि जिसका मुल्क मुतामिल नहीं है। क्योंकि आप देखें, मुल्क इस वक्त सबसे बड़ा मसला फरीद रईस साहब, मुल्क में सियासी मामलात नहीं है। सियासी मामलात तो पाकिस्तान में 1947 से लेके 2022 तक कभी भी स्टेबल नहीं हुए। किसी इंतखाब को किसी ने नहीं माना, किसी भी जगह जो है वो किसी भी मामले के ऊपर तहरीक खड़ी कर दी गई। ये पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी तो कभी भी नहीं आई। फिर मार्शल लॉ का एक बड़ा दौर रहा, यहाँ पे आमरीत का एक बड़ा दौर रहा। तो आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर कोई नया सियासी दौर शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नया सियासी नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं कि सियासी जो बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका तो हमें सामना रहा है, लेकिन अभी कुछ अरसे से हमें माशी जो बहरान है उसका भी सामना करना पड़ा, और अब जो आईनी बहरान है, एक और बहरान और या एक और मामला जो है हमारे सर के ऊपर आ गया है, उसका हमें सामना करना पड़ा। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जियाकार हैं, डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स हैं, गहरी निगाह रखते हैं तमाम चीजों के ऊपर और बारीक बीनी के साथ चीजों का तज्जिया करते हैं। उस्मान साहब, एक बात जो बड़ी अहम है, आप समझते हैं कि क्या इस बारे में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस आया, आर्टिकल 63A की तशरीह हुई, क्या उसको रीडिफाइन करने की अब जरूरत पेश आ गई है? क्योंकि अब भी इस पर बहस हो रही है कि कौन ठीक है, किसकी बात को माना जाए, पार्लिमानी पार्टी के सरबराह को, पार्लिमानी पार्टी को, या पार्टी के सरबराह को? आप समझते हैं कि इसकी नई डेफिनेशन आएगी या नई डेफिनेशन अब इसकी सामने हम देखेंगे? देखें फरीद, जो आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर, उसका जो आउटकम है पहले उसके ऊपर नज़र डाल लें कि उसका आउटकम क्या है। अमलन तो आज के इस फैसले में जो मुख्तसर फैसला सुनाया जज साहिबान ने, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है। और जो आज सुबह सुबह हल्फ उठाया हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, वो नल एंड वाइड हो गया और उनकी 1 जुलाई वाली जो हैसियत है वो बहाल हो गई। अब पीर को दोबारा समाअत है, और अभी जो एलामिया जारी किया है हुक्मरान इत्तेहाद ने, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि जनाब फुल बेंच तश्कील दिया जाए और फिर यह केस सुना जाए। तो अब ये मामला मुझे लगता ये है कि लिंगर होन होता नज़र आ रहा है। और जो आपने जो सवाल किया कि जो रीडिफाइन करेंगे, जो दोबारा इसकी तारीफ की जाएगी कि पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड, तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ही बहस होगी और ये वंस फॉर ऑल ये बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक बंदे को फायदा देने के लिए तो चलो ठीक है जी, ये हो गया। अब जब दूसरा फरीक उसी पे जाएगा तो बात तो वो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो वो करेगा। अब इसके अंदर जितने लोगों ने इसको डिफाइन किया है, जो हमने कल से आज तक जो गुफ्तगू सुनी है, वो ये कहते हैं जी पहले भी फैसला गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। इरफान कादिर साहब तो बार बार उस्मान साहब कहते हैं कि ये तशरीह गलत हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उस फैसले के आने के बाद अब मजीद जितनी भी चीजें होंगी वो सब उसमें बिगाड़ ही पैदा करेगा वो। अब एक आवाज आपको नजर आ रही है अकेली इरफान कादिर साहब की, जो इसकी तशरीह कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। और आज उन्हीं को जब वकील किया गया दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की जानिब से, तो उसके ऊपर भी इतराजात हुए बाज लोगों के कि जनाब ये कौन है जी, ये कहां से आ गए हैं। तो बहरहाल एक उनका बड़ा दबंग मौक़िफ़ है और उसकी ज़ाहिर तशरीह तो अदालत ने करनी है। लेकिन जो मामला है, इस पूरे हंगामे के दौरान जो चीज़ सामने आ रही है, वो एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी शुरू हो गई है कि जी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो 3 नुकात के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और यहाँ तक आ गया कि जनाब अक्टूबर में मुज़ाकरात के लिए जो है वो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का जो है वो काम शुरू होने वाला है। और एक राय ये आई कि इमरान खान साहब बहुत जल्द सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को खत लिख रहे हैं, जिसके अंदर वो सदर साहब से ये मुतालबा करेंगे कि जनाब अपोजिशन पार्टियों को जो हुकूमती पार्टी हैं उनको दावत दें और तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज़ पे बैठें और मुल्क को इन 3 नुकात पर आगे ले जाने के लिए बातचीत करें। पहला नुक्ता है माशी सूरत हाल को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। दूसरा उनका मुतालबा है कि जो इस्लाहात की गई हैं कवानीन में, उनको जो है वो रोल बैक किया जाए। तीसरी बात यह है कि जो इस्लाहात करके फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाए और उनका ये मुतालबा है कि अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात करा दिए जाएं।
और उसके अंदर जो जराए के हवाले से खबरें कोट की जा रही थी, मुल्क के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा कि जनाब जो स्टैब्लिशमेंट है वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है, कि वो इनको फैसिलिटेट करेगी, वो एक टेबल पे बिठाएगी, एक मेज़ पे बिठाएगी, लेकिन डीजी ISPR की जानिब से वाज़े तौर पे इस बात की तरदीद आ गई है। जी हाँ, तरदीद आ गई उसकी, इन सियासी मामला से कोई लेना देना नहीं है, तरदीद आ गई है। तो बहरहाल जो बात आपकी इस बात को लेकर मैं जरा आगे बढ़ता हूं, मजीद आपसे बात करते हैं, क्योंकि एक और चीज भी है। आपने जो 3 नुकात की बात की है, ऐसा भी लगता है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे आके, लेकिन मैं जरा ऐड ऑन कर दूं कि कई इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये भी तो हो सकती है ना कि वो इन 3 नुकात के साथ बैठने से पहले उनकी ख्वाहिशों के जो तख्ते पंजाब है वहां पे वो उनकी मर्जी का जो कैंडिडेट है वो CM पंजाब के ऊपर जो है विराजमान हो जाए, और जब वो विराजमान हो जाए तो उसके बाद वो अक्टूबर में होने वाले इंतखाब के लिए दबाव बढ़ाने के लिए और बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी पंजाब उनके पास होगा, KP उनके पास होगा। इस तरीके से वो विफाक पर पंजाब और KP दोनों तरफ से जो है दबाल कर आम इंतखाबात के लिए राह हमवार करेंगे और कैटिंग कहेंगे कि अब मैं बैठने के लिए तैयार हूं। मैं कर्नल साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। सर, ये जो सिनारियो इस वक्त है, यानी जो बात इस वक्त हुई, बजाहिर तो चले जिस तरह से उस्मान साहब ने कहा और हमें भी लगता है कि खान साहब ने जो दबाव बढ़ाया, इदारों के ऊपर दबाव बढ़ाया, यानी हर इदारे के ऊपर उन्होंने तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई भी हो, उसमें दबाव बढ़ाने के बाद बजाहिर तो लगता है ऐसा है कि उनके मौक़िफ़ की तायीद हुई या जो वो चाहते थे कि मामला चैलेंज हुआ। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर बजाहिर वो खुश तो वो भी नजर नहीं आते। PTI एहतजाज भी करती है, अपने मौक़िफ़ के ऊपर पूरा होने के ऊपर खुशी का इजहार भी करती है और फिर उन्हीं के ऊपर जो है तनकीद भी करती है। जी देखिए, मैं मेरी अपनी एफिलिएशन के अलावा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं ये कहूँगा कि जी वो ये जो पॉलिटिकल बोट है दैट हैज़ बीन रॉक्ड और दैट हैज़ बीन सो वायलेंटली रॉक्ड कि वो टर्टल होगी और अब सब के सब जो हैं वो पॉलिटिकल राफ्ट के ऊपर हैं। तो जैसे पहले उस्मान साहब बात कर रहे थे जी कि देखें एक्चुअल में हमारे जो इश्यूज़ हैं वो अब पॉलिटिक्स से बियॉन्ड हैं। इस वक्त जो कंट्री के इश्यूज़ हैं वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत स्वेयर होता जा रहा है और सबको पता है, उसके कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि ये जो चाइनीज़ जिसको कहते हैं 3 इवेंट वॉर, जिसमें एक पॉलिटिकल अफेयर वॉरफेयर होती है, एक पॉलिटिकल अफेयर इवेंट होता है जिसको वो मीडिया वॉरफेयर कहते हैं, एक पॉलिटिकल वॉरफेयर होती है और एक लीगल वॉरफेयर होती है। सो आप अगर देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो उसमें ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये अब फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर दी कह लीजिए कि स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी ना हो तो जाहिर है जो इकोनॉमिक हेल्थ है और अब हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भी अब आप देखें तो हमें उसमें फोकस बहुत डिफाइन कर दिया गया कि अब जो नेशनल सिक्योरिटी का फोकस है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अंडर द ग्लोबलाइजेशन और जो अब नई दुनिया है 21st सेंचुरी की, इसमें सिक्योरिटी रीडिफाइन हो गई है। तो सिक्योरिटी के जो एलिमेंट नॉन काइनेटिक हैं वो बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। इसी वजह से जो वॉरफेयर है वो भी नॉन काइनेटिक हो गई है, यानी कि आपको मीडिया के थ्रू, डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू और इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रमलगेट करके तो एक स्टेट को अफेक्ट किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें और ये जो बात अभी आपने भी की और जो बाकी भी पैनलिस्ट ने जो बात कर रहे थे, तो आई थिंक जो स्टेबिलिटी है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह की रिकंसिलिएशन हो ताकि स्टेबिलिटी आए। वो होगी कैसे? यानी रिकंसिलिएशन की हम बात तो करते हैं, ख्वाहिश भी हमारी है, हम कहते भी हैं साथ बैठें, लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि इस वक्त इमरान खान साहब साथ बैठने को तैयार नहीं है, और अगर वो तैयार होते भी हैं तो यकीनी तौर के ऊपर कुछ उनके डिमांड्स हैं, कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो कि सामने हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मैंने तस्करा किया कि उनकी ये ख्वाहिश भी हो सकती है कि अपने साथ बैठने की बात को वो इससे भी नथी करें। जी जी उस्मान साहब दे दिया है जो मैं बात कर रहा हूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जरिए कि सदर साहब तो बैठ सकते हैं, इमरान खान साहब ने तो अभी भी यही कहा कि वो नहीं बैठेंगे, उनकी टीम बैठेगी। बिल्कुल सही बात। सदर साहब के जरिए दावत दे रहे हैं, देंगे ना, जो इम्कान है वो तो अभी भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात कि अगर अर्ली इलेक्शन पे बात होगी तो वो उसका तरीक़ेकार जो है, जो रिपोर्ट किया सोहेल वड़ाज साहब ने, कल मुलाकात की है, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत को वो खत लिखेंगे कि वो हुकूमत की पार्टियों को दावत दें कि आइए बैठ के बात करें। जी कर्नल साहब। जी देखिए, एक तो जी अगेन एज अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि जी देखें जो पॉलिटिकल मेटाफर हैं वो कुछ करेक्ट होने चाहिए। पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत मुख्तलिफ है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है। फिर आप अगर आर्टिकल
हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 7 को आप देखें तो उसमें स्टेट को ठीक है, डिफाइन किया गया। कल साहब मैं आपसे कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर आज की जो सूरत हाल है, जो आप लोगों ने इसको चैलेंज किया है, क्या अब भी आप इस सारी सूरत हाल से चैलेंज हो गया उस चीज को, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको मुअत्तल भी कर दिया गया, 1 जुलाई की पोजीशन पे हमजा शहबाज आ भी गए, क्या इस पे आप खुश हैं या अब भी आपको कोई रिजर्वेशन है? नहीं, मुझे आपकी आवाज पूरी सुनाई नहीं थी, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। मेरा सवाल ये सर, जो कुछ भी आज हुआ आपने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जो भी अदालती कार्रवाई हुई है उस पे आप खुश है या इस पे अब भी रिजर्वेशन है आपको? देखिए, अदालत आजाद है और हमने अदालतों का एहतराम किया है। उन्होंने हमारे हक में भी फैसले दिए हैं, हमारे खिलाफ भी फैसले दिए हैं, लेकिन हमने हमेशा उनका एहतराम किया है। आज भी हम अपना केस अदालत के पास लेकर इसलिए गए कि अगर अदालत के अहकामात को डिप्टी स्पीकर ने फॉलो किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। और आज भी जो कार्रवाई हुई है वो अदालत उनसे यही तो पूछती रही है कि बताइए हमारा फैसला क्या था और आपने उसको इंटरप्रेट कैसे किया है। तो समझने की कोशिश कर रहे थे और अब मंडे की तारीख पड़ गई है, परसों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस वक्त जो पंजाब में बेयकीनी की सूरत हाल है वो खत्म होगी। देखिए, पंजाब के लोगों ने अपना फैसला दे दिया। ज़िमनी इलेक्शंस में वो नून लीग को मुस्तरद कर चुके हैं और जो असेंबली की कार्रवाई थी उसके तहत वो चौधरी परवेज इलाही साहब को अपना लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब कर चुके हैं। अब हमजा शहबाज चिपकना चाहता है कुर्सी को और आईन से मावरा, कानून से हटकर, जमहूरी तकाजों से हटकर अगर वो चिपकना चाहता है तो ये और बात है, लेकिन लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल होगा आपसे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अदालत की जो कार्रवाई है, ये डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको चैलेंज कर सकती है? सर वो चैलेंजेबल है? कौन सी, क्या चैलेंजेबल है? अदालत जो है, मेरा सवाल आपसे कि अदालत जो है वो ऐवान की कार्रवाई या डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको चैलेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिए, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, उन्होंने दोनों कैंडिडेट्स को बुलाया था, अदालत के सामने पेश हुए थे, परवेज इलाही साहब भी पेश हुए थे, हमजा शहबाज भी पेश हुए थे और उन्होंने हदूद कयूद तय की थी कि इलेक्शन जो रन ऑफ इलेक्शन कल हुए हैं ये कैसे मुकम्मल होने हैं। अब उसमें और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदारी दी थी कि आपने इलेक्शन को कंडक्ट करना है, 22 तारीख को इलेक्शन होना है, आपने इसको प्रिजाइड करना है, 4 बजे का इलेक्शन होना है और ये तरीकाकार होगा रन ऑफ इलेक्शन। अब उससे अगर उसने हट के कोई अपनी इस्तेलाह या अपनी इंटरप्रिटेशन किए और अपने तरीकों से उसने मतलब है 10 वोटों को उठा के रिजेक्ट कर दिया है और पूरी असेंबली की कार्रवाई को और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बेमानी करके रख दिया है, तो अदालत नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? सर यही कुछ उस वक्त हुआ था जब आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब थे जो उन्होंने रूलिंग दी थी। तब आप ही का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड भी है सर कि जब आप कहते थे या पीटीआई कहती थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नहीं, देखिए, रूलिंग डिप्टी स्पीकर की अपनी अहमियत है, उसका कोई हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आपका ही स्टेटमेंट था सर, मैंने खुद सुना, आपने उस वक्त ये वाली बात कही थी मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप मुझे मौका देंगे तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल हम स्पीकर की रूलिंग और हम पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी जो कार्रवाई करनी होती है वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के तहत करनी होती है जो पार्लियामेंट से पुरस्कृत होते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो उस ज़ाब्ते और आइन से बाला नहीं हो सकती।
ये पार्लियामेंट किसी आइन के तहत मादे वजूद में आई है ना, और पार्लियामेंट को चलाने का एक तरीकाकार तय किया गया है, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। उन रूल्स और प्रोसीजर्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे और अगर किसी पार्टी को इतराज होगा और आप उसको हाउस में हल नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर जब दोस्त मजारी ने गलत काम किया तो हमारे जो साबका लॉ मिनिस्टर थे राजा बशारत साहब, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़े होके उन्होंने आइन को पढ़ा और कोट किया, रेलेवेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कोट किया और उन्होंने उनकी तवज्जो मबजूर कराई, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे, उनको मौका ही नहीं दिया और वो हाउस को प्रोवोक करके चले गए। फुल कोर्ट की डिमांड है सर हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, वो कहते हैं कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए। आप एग्री करते हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे अगर फुल कोर्ट तश्कील पा जाता है तो? बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, उनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल नामाकूल डिमांड है और बहुत इम्पोर्टेंट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठी है, एक ऐसी शख्सियत वहां बैठी है जिन्होंने कल को इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनना है। तीनों बहुत ही मोहतरम मोजिज, फुल बेंच है, कोई सिंगल बेंच डबल बेंच नहीं है, फुल बेंच है, उसके सामने केस लगा हुआ है और कोई इसमें लॉ पॉइंट भी नहीं है जो जेरे बहस आना हो, उस पर क्लैरिटी है और जो जज साहबान है वो बड़ी क्लैरिटी से, जब अली जफर साहब ने सुबह अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कहा कि वी नो एग्जैक्टली हमने क्या रूल अपना क्या फैसला दिया था और लॉ पॉइंट क्या है। अब तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम पूछना चाहते हैं और तभी उन्होंने डिप्टी स्पीकर को बुलाया कि उससे पूछे कि ये उन्होंने जो किया है कल, ये किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत, कौन से आइन के तहत उन्होंने ऐसा किया है। तो इसमें कोई ऐसा मूट पॉइंट नहीं है जिसके लिए कि फुल कोर्ट की डिमांड की जाए। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, नर्म मुदाखलत के हवाले से कुछ बातें चली हैं जी। उस्मान साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, सवाल कीजिएगा। शाह यही सवाल शाह साहब की मौजूदगी का फायदा जी, शाह साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पूछूंगा। ये नरम मुदाखलत की तो खैर तरदीद आ गई है ISPR की जानिब से बाज़ ज़राए के हवाले से, लेकिन मुज़ाकरात की जो बात हो रही है कि अर्ली इलेक्शंस और बाज़ और अमूर के ऊपर माशी सूरत हाल और इसके चैलेंजेस से निपटने के लिए और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान को मुज़ाकरात की कोई खबरें हैं, तो उसकी तस्दीक कीजिएगा शाह साहब, किस हद तक इसमें सदाकत है, क्या आप किसी सतह पर कोई राब्ते हुए? देखिए, मेरे से तो इस वक्त कोई राब्ता नहीं है, मैं गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बताइए, आप एक पाकिस्तान के शहरी हैं, आप मुल्क के हालात देख रहे हैं कि दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, मईशत जो है वो गिरती चली जा रही है, रुपए की कदर गिर रही है, मईशत जो है वो टैंक कर रही है, स्टॉक मार्केट में एक बहरानी कैफियत है, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट रुक चुकी है, बेयकीनी सूरत हाल है। आप क्या करेंगे? हल क्या है? हुकूमत हो नहीं रही, मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, आपस में कोई उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी हैं और इस वक्त अमेरिका में गुफ्तगू करने गए हुए हैं और वेंडी शर्मन से मिल रहे हैं, अफाती साहब करने गए हैं। बिलावल के इल्म में है, बिलावल ला इल्म है, बिलावल तो 10-10 दिन फॉरेन ऑफिस आते ही नहीं है, बैठते नहीं है। तो ये मतलब है, ये बिगड़ा हुआ बच्चा जो इंटर्नशिप के लिए आया हुआ यहाँ, जो ना दफ्तर आता है, ना काम देखता है, ना उसको समझ है, ना फाइल पढ़ता है, ना ब्रीफिंग्स देता है, हिना को बिठा रखा है, उनको डिमोट कर दिया, फॉरेन मिनिस्टर से मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर दिया, अच्छी बड़ी पढ़ी लिखी खातून का मतलब तो सर साथ बैठने का बता दें कि गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, अगर बात ऐसी होती है। गवर्नमेंट अगर किसी रास्ते पे आती है, इलेक्शंस की बात करती है, तो क्यों नहीं बैठेंगे? हमने हल तलाश करना है। हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं करती, पर मुज़ाकरात का एजेंडा तो हो। हाँ, अगर एजेंडा है शफाफ इलेक्शंस, अगर एजेंडा है फौरी फ्रेश इलेक्शंस अंडर ए न्यूट्रल इम्पार्शियल क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन, व्हाई नॉट? हम बिल्कुल बैठने को तैयार होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब। बिल्कुल आपने ये कहा कि आप बैठने के लिए तैयार है, लेकिन उस सूरत हाल में जब
इलेक्शंस की डेट हो और साफ, शफाफ और इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में, तो कहते हैं बैठने को बिल्कुल तैयार है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद साहब, आपने भी शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुनी और यही सवाल कि उस वक्त जब बात की जाती थी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग कासिम सूरी साहब की थी, तब तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये रहता था कि जनाब इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन आज मौक़िफ़ कुछ और है। देखिए फरीद भाई, पाकिस्तान की सियासत में सबसे जो तकलीफ दह चीज है कि हम रियासत को उस हद तक तकलीफ पहुंचाते हैं, उस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कि जब तक उस वक्त नुकसान ज्यादा पहुंचाना शुरू हो जाते हैं कि जब तक हमें मीठा मीठा मिलता जाए तो हम हपप कहते हैं, कड़वा कड़वा मिलता जाए तो थू थू कहते हैं। यही इदारे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट की दीवारें हैं कि जिसको पहले कोई किसी और पार्टी ने फलांगा और कल किसी और पार्टी ने फलांगा। आगे जाके जो भी फैसला आएगा उसको एक पार्टी जो है वो वावा करेगी और दूसरी पार्टी उसके ऊपर जो है चढ़ाई करेगी। तो ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है कि जिसका तजिया ना किया जा सके या जिसको जो है वो पेशगोई करने में कोई मुश्किल पेश आए। तनकीद तो अभी दोनों तरफ से आ रही है। अभी वावा की जो बात अलग है, वो तो तनकीद दोनों तरफ से आ रही है अभी। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा सबब है फरीद भाई। आपको अगर तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत को आप अंदाजा करें तो मिस्टर एक्स और वाई का तस्करा आपको याद होगा। जी जी, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर जो है वो सवालात उठाए जाते रहे। आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले से ये बताया गया कि पंजाब के अंदर धांधली होने वाली है। जी हाँ। धांधली हो चुकी है, धांधली शुरू हो गई है। दाएं हो गया, बाएं हो गया, नीला हो गया, सफेद हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती रही। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर चीज के ऊपर बजाय रद्द-ए-अमल देने के वो उसके ऊपर जो है वो हमलावर होती है। और बाकी दीगर पार्टियां जो है उनका तर्ज सियासत ये है कि वो लकीर बाद में पीटना शुरू करते हैं, पहले सांप वहां से निकल जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि दबाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव में पहले से लाना शुरू कर देती है? सर, पीटीआई की अप्रोच ही प्रोएक्टिव है। वो देखें ना, आप अंदाजा करें कि फवाद चौधरी साहब और दीगर ने इस इलेक्शन के होने से पहले से ही, पंजाब असेंबली के इस इलेक्शन से पहले ही, ये जो भी कल जो है वकूफ पजीर हुआ, उससे पहले ही एक शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी हमारे मेंबरान को खरीदा जा रहा है, उनको ऑफर लगाई जा रही है। एक मेंबर ने तो ट्वीट यहां तक ये किया, मैं नजर से उनका बयान गुजरा कि मुझे 1 अरब की ऑफर लगा दी गई है। यानी कि जैसे पैसे जो है वो किसी फैक्ट्री के अंदर छपने थे और उनको उठा के दे दिए जा रहे थे। अगर 1 अरब एक मेंबर को दिए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि 10 मेंबर्स को खरीदने के लिए 10 अरब मुल्क के अंदर जहां पे जिसको माशी चैलेंजेस का सामना है। देखिए भाई, बात यह है कि पीटीआई की सियासत के अंदर तरीका हमने ये देखा कि वो प्रोएक्टिव है। आज से उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब असद उमर साहब के ट्वीट ने एक माहौल बनाया है, यानी कि एक मैसेज दिया है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है। पीटीआई ये देख रही है, जो अब नून लीग को महसूस होना शुरू हुआ है कि पीटीआई की एग्रेसिव पॉलिसी, प्रोएक्टिव पॉलिसी का नतीजा ये है कि इदारे और बहुत सारे मामलात में महसूस यूं होता है कि कुछ दबाव जो है उनका काम कर गया है। ठीक है, मैं उस्मान साहब की तरफ जरा आता हूं, चूंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैंने लेने। उस्मान साहब, मरियम साहिबा का जो बयान इस वक्त आया है, वो कहती है कि जनाब ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। तो यानी हीट और प्रेशर अब यहां से भी आना शुरू हो गया है। नहीं, देखें, प्रेशर की जो बात आप कर रहे हैं तो फैसले तो इनके खिलाफ आए हैं और आज भी उन्हीं फैसलों के नतीजे में ये हुकूमत से भी बाहर बैठे हैं, सजाएं भी भुगत रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन जो बात फवाद कर रहे हैं ना, जाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जो ग्रेशन वाली पॉलिटिक्स इमरान खान साहब ने की है और जिस दबंग अंदाज में और जिस दो टोक अंदाज में वो नाम लेने से भी गुरेज नहीं करते, और कंटेनर पे हो या कुर्सी पे हो या कुर्सी के बगैर हो, वो जिस तरीके से नाम लेते हैं, नाम लेके अब ये वाला जो एटीट्यूड है कि मैंने सबके नाम लिख रखे हैं डायरी में, आपका भी नाम लिखा है, आपका भी नाम लिखा है। तो बहरहाल वो इदारे जो हैं उनके दबाव में हैं। और ये जो हुकूमत का जो एतराज़ है कि वो जो लाडला की जो इस्तेलाह वो इस्तेमाल करता है इमरान खान साहब के बारे में, और ख़ुद जो वफाकी वुज़रा है, आप जवेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो यही रोना रो रहे हैं कि जनाब हर चीज़ रात को अदालत को, एक उन्होंने कहा कासिम सूरी साहब वाले वाक़े के बाद कि जनाब ये अदालतें रात को खुल जाती हैं, उसके बाद आप देख लें कि एक दफ़ा उन्होंने दबाव बढ़ाया, हर बार फिर इमरान खान साहब के लिए रात को अदालत जरूर खुली है और किसी के लिए खुली हो या ना खुली हो। कल भी यही हुआ, और बल्कि कल तो यही होता रहा ना कि जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मनाजर आप देखते हैं कि जिस तरीके से दीवारें फैलांग के गए, शीशे टूटे हैं, आज भी जो वहां पे माहौल था, लेकिन बहरहाल रिलीफ तो उनको मिला। इसलिए ये तासुर जो है, अगर वो दूसरे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अगर उनकी राय है, लेकिन मसला ये है कि जो बयानिए का महाज है ना,
जो बयानिए का महाज इमरान खान साहब ने इसको बड़े तरीके से और बड़े तरीके से इस्तेमाल किया है। इस मामले पे कल या परसों इनको रियलाइजेशन हुई है, जो आज हुकूमती वुज़रा और उनके जो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब आज कोई थप्पड़ मारेगा तो कल उसको मुक्के की शक्ल में जवाब मिलेगा। बयानिए की जंग के अंदर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं, और इमरान खान साहब जो बयानिया क्रिएट कर चुके हैं उसमें वो कामयाब हैं। वो खा इदारों पर दबाव डालने वाला हो, हर चीज उन्हीं के स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही है। कर्नल साहब आपसे मैं सवाल लेके जाता हूं, मुतालबे माने जा रहे हैं। उस्मान साहब, मैं कर्नल साहब से पूछना था, सर मुझे बता दीजिएगा, जिस तरह से बात हमारे सामने है कि बयानिए की जंग और इमरान खान साहब ने ऑलरेडी यानी पहले से वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करते हैं, वो दबाव बढ़ाते हैं, जिसका रिजल्ट भी हमें नजर आ रहा है। सर क्या ऐसा ही है, क्या इदारे एक पॉलिटिकल पार्टी के इस प्रेशर टैक्टिक्स के अंडर आ गए हैं, और वो क्या वाकई इमरान खान इस स्ट्रैटेजी को यूज करने में कामयाब आपके नजदीक होते हुए नजर आ रहे हैं? बल्कि नजर तो हमें आ ही रहा है, होते हुए नजर क्या आ रहे हैं, आ ही गया है। तो सर क्या इदारे इतने कमजोर हैं कि वो इमरान खान साहब के इस दबाव के अंदर आ गए हैं? देखिए फरीद साहब, जो नैरेटिविटी की आप बात कर रहे हैं, जैसे उस्मान साहब ने भी कहा, देखिए नैरेटिविटी की एक्सट्रीम पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जाहिर है वो इतने वीक तो नहीं होते, बिकॉज वो स्टेट का हिस्सा होते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बीच में कॉल आ गई थी कि देखें जो है वो जो आर्टिकल 7 है वो स्टेट को डिफाइन करता है, और अब जो हमारी स्टेट है इस वक्त वो बहुत एक सिक्योरिटी, मैं तो ये कहूँगा कि इकोनॉमिक स्ट्रेस नहीं बल्कि सिक्योरिटी स्ट्रेस है। जब वो इकोनॉमिक स्ट्रेस एक लेवल से बढ़ गया तो वो नेचुरली वो तो फिर आपकी स्टेट का जब फंक्शनिंग मेन जो है वो इफेक्ट आपको होने का खतरा है, खुदा ना खास्ता, तो वो जाहिर है फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब आप देखिए कि ये हमारी जो स्टेट है, वो हमारी जो इकोनॉमी है, उसके साथ जिसके साथ अब सब कुछ लिंक हो रहा है, वो लैंड बेस्ड है। ये सीरिया के अंदर भी पहले ये हुआ था कि उनकी जो है वो ड्राउट की वजह से एग्रीकल्चर फेल हुई, लोगों ने अर्बनाइजेशन हुई, वो शहरों की तरफ आए, और फिर वहां पे पॉलिटिकल जो है वो कोलैप्स हो गया। श्रीलंका जिसकी मिसाल बार बार दी जाती है, वहां पे भी यही हुआ कि उनकी जो सिंगल पॉइंट इकोनॉमी थी जो कि टूरिज्म पे बेस्ड थी, उसका कोलैप्स हुआ, एग्रीकल्चर का कोलैप्स हुआ, टी का कोलैप्स हुआ बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और वो एक फिर ऐसे ही अनकंट्रोल्ड हुआ कि वो संभाली नहीं गई। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि हमें रिकंसिलिएशन की तरफ एज अ स्टेट जाना चाहिए। राइट सर, आई हैव टू क्लोज दिस सर ऑन दिस पॉइंट कि हमें रिकंसिलिएशन की तरफ जाना होगा, और ये बहुत जरूरी है। अब आपका बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।